हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन का विवाद चल रहा है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे 15 मिनट के आसपास और देखेंगे कि क्या ये विवाद है। और इससे पहले आप मैपे में देख लीजिए कि इज़राइल कहाँ पर है, क्योंकि मैप में लोकेट होके देखने से ही चीज़ें समझ में आती है। देखिए ये इज़राइल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो विवाद है वो काफ़ी दिनों से न्यूज़ में बना हुआ है। बहुत लोग इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या विवाद है, और बहुत लोग आलस कर जाते हैं देखने में कि ये क्या विवाद चल रहा है, क्या ही करना है देख के। तो अब आइए हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये विवाद क्या है। ठीक है, देखिए इज़राइल और फ़लस्तीन जो है वो दो देश हैं जिनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को ख़त्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल रहा है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि दोनों देशों के बीच का विवाद क्यों इतना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो देखिए हम पूरी इज़राइल और फ़िलिस्तीन की पहले हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हैं इसको लेकर, जिनमें से कुछ विवाद जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो है ऑटोमन साम्राज्य और ऑटोमन आर्मी इसमें महत्वपूर्ण पार्ट है, तो उसके बारे में जानते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य के ख़त्म होने के साथ ही होती है। इस दौरान क्या हुआ, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। तो क्या हो रहा था कि जो कई सारे देश जो थे वो टुकड़ों टुकड़ों में बंधे हुए थे, वो राष्ट्रवाद की लहर में उन्हें एक कर रही थी और वो एकता के बंधन में बंध रहे थे। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच भी देखने को मिला। तो जो यहूदी थे उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी। तो जो उन्होंने क्या किया, अपने पवित्र स्थान पर जो वापस लौटने की उनकी जो इच्छा थी वो जागृत होने लगी कि अब वहीं भी अपने पवित्र स्थान पर जाना है। तो देखिए क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए इसके बाद में। तो इस चीज़ को जब वो वापस अपने उसमें जाने के बारे में सोचने लगे तो इसका क्या कॉन्फ्लिक्ट आया, अब हम वो देखते हैं आप आगे। तो देखिए क्या होता है कि यरूशलेम जो है, इसमें मैं आपको फ़ोटोज़ भी लगा कर दूँगी जितना पॉसिबल हो पाएगा मुझसे ढूंढ के। तो आइए देखते हैं कि इसमें मेन मुद्दा क्या है। देखिए जब ये राष्ट्रवाद की जो लहर है वो उठने लगी तो इसी से यहीं से क्या हुआ, जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की यह पवित्र भूमि फ़लस्तीन के नाम से जानी जाती थी। अब आप सब समझ गए होंगे कि फ़लस्तीन क्या है। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, यहूदियों की एक पवित्र भूमि थी जो कि फ़लस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में जो था यहूदी बिखरे हुए थे, उनके साथ यूरोप में काफ़ी शोषण हो रहा था। और जियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन जो है वो फ़लस्तीन की ओर हो गया। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौर। 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन आया। बेल्फोर डिक्लेरेशन एक मेन कारण और मेन रीज़न माना जाता है इसराइल और फ़लस्तीन मतभेद को जन्म देने का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बेल्फोर डिक्लेरेशन था क्या, तो उसको डिटेल में जानते हैं तभी हमें पता चलेगा कि ये कैसे मेन वजह बना। तो आइए बेल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में जानते हैं। देखिए 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमन साम्राज्य की हार की कगार पर था, ऑटोमन साम्राज्य जो था वो पहले विश्व युद्ध में हार रहा था। उस समय क्या हुआ, ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे सर ऑर्थर। ब्रिटेन के विदेश मंत्री कौन थे, सर ऑर्थर बेल्फोर। इन्हीं का नाम था बेल्फोर। इन्होंने क्या किया, एक डिक्लेरेशन जारी किया इन बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा गया। इन्होंने क्या कह दिया यहूदियों को कि हम उनको उनकी पवित्र भूमि जो है वो वापस कर देंगे, मतलब कि दे देंगे, फ़लस्तीन देंगे। कौन थी उनकी पवित्र भूमि, फ़लस्तीन। यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फ़लस्तीन दे देंगे। तो इससे क्या हुआ, यहूदियों के मन में ये बात आ गई कि उनको तो उनकी भूमि मिल जाएगी और वहाँ उनका पुनर्वास कराया जाएगा। और वहीं दूसरे ब्रिटेन ने क्या किया, चुपके से फ्रांस और रूस के साथ में साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए। एक तरफ तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ये बोल दिया कि हम आपको देंगे, दूसरी तरफ क्या किया, फ्रांस और रूस के साथ में साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय कर लिया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश
किसके हिस्से में जाएगा। इसमें उसने क्या किया, फ़लस्तीन को अपने हिस्से में रख लिया, सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दे दिया और तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास चला गया। अब क्या हुआ, ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर तो ये कहा था कि फ़लस्तीन हम यहूदियों को देंगे। तो अब क्या होता है, दूसरी ओर उसने चुपचाप से साइक्स पिको एग्रीमेंट जो था उस यह हिस्सा अपने पास रख लिया था। अब क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध जब ख़त्म होता है ना, उसके बाद में ऑटोमन साम्राज्य की हार हो जाती है। तो क्या होता है, ऑटोमन साम्राज्य की हार होने के बाद फ़लस्तीन में ब्रिटिश शासनादेश की शुरुआत होती है। ब्रिटेन जो था उसका शासन चलने लगा। तो बेल्फोर डिक्लेरेशन के कारण क्या हुआ, भारी मात्रा में जो यहूदी थे वो क्या करने लगे, फ़िलिस्तीन में पलायन करने लगे, क्योंकि उन्हें बोला गया था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। फ़लस्तीन में जो यहूदी पलायन करके आ रहे थे उन्होंने वहाँ आकर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फ़लस्तीन में विस्तार होने लगा। अब यहूदियों ने क्या किया, अरब फ़लस्तीनियों से ज़मीनें खरीदने के दर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ा दी। यहूदियों का फ़लस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा था। अब क्या हुआ, जो वहाँ पर क्या था, फ़लस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने क्या किया, अरब फ़लस्तीनियों को भगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अब हम यहाँ रहेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, 1936 में अरब फ़लस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। अब इन्होंने विद्रोह किया तो इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार फिर आई और उन्होंने क्या किया, यहूदियों सेनाओं की मदद करी। बाद में अरब फ़लस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी, मतलब कि उनके पलायन पर। इसके चलते क्या हुआ, यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और छुप छुप कर उन पर गुरिल्ले हमले करने लगे। अब आती है द्वितीय विश्व युद्ध की बारी। अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, देखिए, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। कितनी खराब बात है, 42 लाख, 42 लाख। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फ़लस्तीन के अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पे यहूदी सुरक्षित रह सके। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, आइए देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं इजराइल देश का उद्भव। अब क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया था तब तक। तो क्या हुआ, दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो क्या हुआ, ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, यूएनओ में ये मामला भेज दिया। अब यूएनओ में हुई वोटिंग और वोटिंग का नतीजा निकला कि यहूदियों की संख्या ज़्यादा है और उन्हें इजराइल दिया जाएगा। वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक है उन्हें फ़लस्तीन दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी बात हो गई। अब उसमें क्या हुआ, तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफ़ी विवाद था। आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू हुआ। ठीक है, अब ये देखिए 3 उसमें बट गया ये है ना, यहूदियों के पास चला गया इजराइल और फ़लस्तीन चला गया अरबों के पास में। अब देखिए आगे और इंटरेस्टिंग हो गई बात। तो क्या हुआ, देखिए यूएन के इस फैसले के फ़ौरन बाद ही नवनिर्मित इजराइल के जो पड़ोसी देश थे, इजिप्ट, मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इजराइल ने अपना बचाव करते हुए चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फ़लस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। वहीं गाजा पट्टी पर मिस्र का नियंत्रण आ गया। थोड़ी बहुत जगह फ़लस्तीन की बची थी, उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के दौरान फ़लस्तीन का अस्तित्व ना के बराबर हो गया। अब युद्ध में इजराइल ने फ़लस्तीन के 50% हिस्सों पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध की वजह से लगभग 7 लाख अरब फ़लस्तीन को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा। तो क्या होता है कि जो फ़लस्तीन जो रहते हैं, अरब फ़लस्तीन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना देश छोड़ देते हैं। तो अब देखिए उसके बाद में क्या होता है। अब क्या हुआ, 1967 के टाइम पे वहाँ तब एक युद्ध हुआ, अरब इजराइल युद्ध। अरब इजराइल युद्ध जो था उसके बाद में इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने 1967 में दोबारा इजराइल पर हमला किया। अब क्या हुआ, हमला करने की योजना ही बना रहे थे और उसके बाद में तीनों देशों पर हमला बोल दिया इजराइल ने पहले ही। अब भाई पहले से ही हमला बोल दिया
तो तीनों देशों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इस युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण इजराइल को सिनाई पेनिसुला और इजिप्ट को वापस करना पड़ा। उधर दूसरी तरफ इजराइल के पास पूरा फिलिस्तीन कब्जे में था। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 6 डे वॉर। अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ। ओस्लो एकॉर्ड समझौता। अब ओस्लो एकॉर्ड समझौता क्या है, जो कि 1993 में हुआ। तो आइए देखते हैं। इजराइल का फ़लस्तीन पर पूरा नियंत्रण तो हो ही चुका था। इसके बाद फ़लस्तीन लोग वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इजरायली सैन्यकरण दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस कड़ी में यासिर अराफात ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इस संगठन ने कई छुटमुट बमबारी की, विदेशों में स्थापित इजरायली एम्बेसी पर हमला भी किया, इजराइल के कई विमान हाईजैक किए। इस दौरान इस देश में हिंसाएं बढ़ने लगी। तत्पश्चात एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी दौर आता है और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता होता है। इसमें निर्णय लिया गया कि फ़लस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने पीएलओ को फ़लस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि माना। ठीक है, अब इस समझौते में भी निर्णय लिया गया कि फ़लस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करेगी। इस समझौते के लिए इजराइल की यित्ज़हाक राबिन और फ़लस्तीन की यासिर अराफात को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि इन्होंने ये समझौता कराया था इसलिए। अब देखते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है अल अक्सा मस्जिद। ये जो है इस विवाद का भी इम्पोर्टेंट वो है। आइए देखते हैं इसको। देखिए, गौरतलब बात यह है कि समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझाने के लिए कैंप डेविड द्वितीय 2000 में इजराइल और फ़लस्तीन एक मंच पर आए। अब क्या होता है, दोबारा शांति समझौता करने के लिए दोबारा से एक मंच पर आए सन 2000 में। दोनों देशों के बीच इस समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते शांति समझौता जो था वो टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई और दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेदों की शुरुआत तब होती है जब कैंप डेविड समझौते के फ़ौरन बाद इजरायली राष्ट्रपति एहूद बाराक फ़लस्तीनी सीमा में 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट पर जाते हैं। इस कारण क्या हुआ, फ़लस्तीनी लोगों का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है और नतीजतन दोबारा हिंसक झड़पों की शुरुआत होती है। यह हिंसक गतिविधियां पहले के मुकाबले और ज़्यादा उग्र थी। इसमें यहूदियों की जानें जाने लगी, फ़लस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। यह घटना 2000 से 2005 तक चलती रही। कोई भी शांति समझौता नहीं हो सका। 2005 में इजराइल ने अपनी नीतियों में कई सारे बड़े बदलाव किए। उसने गाजा से अपने 8000 सैनिकों को हटा लिया। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव माना जाता है। अब उसके बाद देखिए, हमास जो है, जो कि काफ़ी चर्चा में है अभी, उसका उत्थान कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं। फ़लस्तीन में हमास वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे आतंकवादी संगठन की संज्ञा दी जाती है। राजनीतिक पार्टी का गाजा में उद्भव होता है। ये एक राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर पीएलओ से जुड़ी पार्टी फतह हमास को सरकार में लेने से मना कर देती है। इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरह गाजा पर नियंत्रण हो जाता है और इस कारण फतह को वहाँ से जाना पड़ता है। हमास के उत्थान से फ़लस्तीन की राजनीति में दोहरीकरण आ गया। पहले केवल एक पार्टी थी पीएलओ। फ़लस्तीन की इन दोनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न थी। इस कारण दोनों देशों के बीच मतभेद और भी ज़्यादा बढ़ गए। अब क्या हुआ, हमास गाजा पट्टी में राइट विंग विचारधारात्मक पार्टी है। उग्र राष्ट्रवाद के नशे में हमास गाजा पट्टी से इजराइल पर खतरनाक रॉकेटों से हमले करते जा रहा था। इस हमले में अब तक इजराइल के कई नागरिकों की जान चली गई है। इस कारण इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से क्या कर दिया है, लॉक कर रखा है। इजराइल का कहना है कि ईरान जैसे देश गाजा में इजिप्ट के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं। इजराइल क्या कह रहा है कि ईरान जैसे जो देश हैं वो गाजा में इजिप्ट के सारे मतलब मिस्र के रास्ते से हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ताकि हमारे देश की जो
अखंडता को तोड़ा जा सके। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी ब्लॉकेड को किए जाने से गाजा के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। बेरोजगारी की जो दर है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। बिजली पानी की समस्याएं हो रही हैं। स्थिति आज ये है कि अमेरिका ने इजराइल और फ़लस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए पीस प्लान जो है वो लेकर आया है। इसे फ़लस्तीन ने अस्वीकार किया और वहीं अब दोबारा इजराइल और फ़लस्तीन के बीच हिंसक झड़पें जो हैं वो हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो अभी यही था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये विवाद थमा नहीं है। जो बेसिक नॉलेज थी वो इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जो भी विवाद होगा, जो भी कंट्रोवर्सी होगी, जो भी शांति समझौता होगा वो बताया जाएगा वीडियो के थ्रू। और तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।